जी नाज़रीन, खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुभान अली साहिद। मैं खुशामदीद कहूँगी, खैरियत से हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं फ़हाद शफीक। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें। सर, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं चाहूँगी कि पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम और शहर की सूरत हाल और सियासत की तरफ आते हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 डेढ़ महीने से काफ़ी स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है। कई कीमती जानों का जो है ज़या भी हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारी पुलिस जो है वो इतनी फ्री और रिलैक्स है, वो इसके ऊपर क्यों नहीं कोई अभी तक एक्शन नहीं जा रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर क्यों नहीं किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ आ रहा है कि आप लोग खान साहब, आप लोग स्पेशली इसके ऊपर जो है एक्शन ले कि ये जो स्ट्रीट क्राइम सिंध में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए जी, यकीनन जो है कराची शहर के अंदर पुलिस का जो किरदार है वो सियासी हो चुका है। अच्छा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जी वफाकी हुकूमत, तो वफाकी हुकूमत जो है वो 18वीं तरमीम के अंदर ये सारे इख्तियारात जो है वो सूबाई हुकूमत के आपकी बात पास है। बिल्कुल दुरुस्त है, कम अज कम इसके ऊपर नहीं, इसके बात तो ऊपर की जा बाकायदा हम सकती है। बात कर रहे हैं। हमारे अपोजिशन लीडर है, हमारी सूबाई असम्बली के मेंबरान है, कौमी असम्बली के मेंबरान है, यकीनन हर फोरम पर इसके ऊपर बात होती है। लेकिन जहाँ तक इख्तियारात की बात है, एक तरफ तो बात की बात है कि बात की जाए, दूसरी तरफ जिनके अंडर पुलिस है, जिनके पास इख्तियार है पुलिस को फ़ाल करने का, और ये तमाम जराइम जो इस शहर के अंदर ख़ास तौर पर जिसमें जो है जानें ज़ाया हो रही है और रोज़ाना के हिसाब से हो रही है, और बहुत से जगहों पर तो इसके अंदर पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, और कुछ पुलिस अफिसर के पुलिस सिपाहियों की निशानदेही भी हो चुकी है। पिछले दिनों भी एक सिपाही ने खुदकशी कर ली थी जी इस बिल्कुल। सूरत हाल की वजह से। जब वो पकड़ा जा रहा था तो उस वक्त उसने खुदकशी की है। दूसरी तरफ अगर आप देख ले शहर के अंदर पुलिस का किरदार अगर आप देख ले, तो दूसरी तरफ आपको जो है पूरे शहर के अंदर मंशियात सरेआम बिक रहा होगा। गुटखा गुटखे की फैक्ट्रियाँ जो है वो सरेआम आपको शहर के अंदर नज़र आ रही होगी। और पुलिस बाकायदा रोडों के ऊपर अगर आप देख ले चलते हुए, तो आपको लोगों से पैसे लेने में तो नज़र आ रही होगी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे वो हमारी पुलिस हो, लेकिन इन तमाम मामलात को रोकने में नाकाम हो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ताने बिकने लग जाए, बाकायदा तौर पर उसकी बोली लगे, एसएसपी की बोली लगे, डीएसपी की बोली लगे, और वो तमाम पैसा जो है वो किसी सियासी जगह पर पहुंचे। वजीर दाखिला मौजूद है यहाँ पर, बिलावल हाउस मौजूद है, तो जब वो लूटा हुआ माल या लोगों से लिया हुआ माल मंशियात की शक्ल में हो या जुए के अड्डे चल रहे हो उनकी शक्ल में जमा हो के किसी सियासी हुकूमत के पास जा रहा हो, तो यकीनन यहाँ जो है सूरत हाल फिर ख़तरनाक होती जा रही है। और जहाँ तक वफाकी हुकूमत की बात है, तो यकीनन हर जगह पर हमारी कोशिश है कि इस किस्म के इकदामात जो है वो ना हो जिससे एक आम आदमी मुतासर हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इख्तियारात लिए गए थे सूबाई खुद मुख्तियारी के नाम पर, जरदारी साहब बड़े फ़ख्र से कहते कि जी मैंने अपने इख्तियारात जो है वो सूबों को दिए थे, लेकिन वो सूबों से नीचे तक मुंतकिल नहीं हो सके। और इसी सूबाई खुद मुख्तियारी के ज़रिए जो है सूबे को लूटा जा रहा है, सूबे के वसाइल को लूटा जा रहा है, क्योंकि वो बालातर हो गए। सर, यहाँ पे तो आवाम को भी लूटा जा रहा है, नहीं, उनका मैं भी तो आवाम की भी पुरसाने हाल बात नहीं मैं है सर। आवाम की भी हमने बात अभी करूँ पीपल्स पार्टी मैं की आवाम एक्स की भी एमपी बात हमारे करूँ पास आई थी, उनसे मैं मैं शम्मा साहब गुफ्तगू कर रही थी, तो उनका भी यही कहना है कि जब बेरोजगारी की शरह में मैं उस इजाफा पर भी आ होगा रहा तो उसके बाद यही होना हूँ। है। मैं तो पहले इसी सवाल का जवाब आपको दूंगा कि बेरोजगारी से आम आदमी मुतासर है, उससे तो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ तक पुलिस का है, जहाँ तक आपने शहर के हवाले से मुझसे सवाल किया, तो उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पुलिस को तनख्वाहें मिल रही है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी तनख्वाहें मिल रही है। पुलिस के पास वो तमाम वसाइल मौजूद है। पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रही है, क्योंकि ऊपर से जब आपसे रोज़ाना के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से किसी SHO से जो है पैसे मांगे जाएंगे ब्रीफकेस की शक्ल में कि जी आपको हमने यहाँ लगाया था, तो इसकी जो है ना वापसी किस तरीके से होगी, आपने क्या पैसे देने। यहाँ देखिए सिर्फ पुलिस का इशू नहीं है, यहाँ आप KDA का जो है ना DJ ले लें,
वो बाकायदा पैसों पे लगाए जाते हैं। यहाँ वाटर बोर्ड का एमडी, उसको जब ओहदा दिए जाते हैं तो बाकायदा उसकी बोली लगती है। यहाँ पर डीआईजी की बोली लग रही है, यहाँ पर जो ये डीएसपी की बोली लग रही है। तो जहाँ पर सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हो और वो इस किस्म के बोलियां लगा के लोगों को जो है ना उसकी मेरिट को नहीं देगा, उसकी काबिलियत को नहीं देगा और उसको जो है वो वहाँ पर सीट पर बैठा दिया जाएगा, तो यकीनन फिर शहर के हालात ऐसे ही होंगे जैसे आजकल कराची के। ठीक है जी, फासा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो बेरोजगारी से बहुत इंटरलिंक करता है और बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। जब बेरोजगारी होगी तो ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग बेरोजगार होंगे, उनके पास खाने को नहीं होगा, खुदकुशियाँ करेंगे, चोरी डकैतियाँ करेंगे, स्नैचिंग करेंगे। अब एक हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई, नून लीग की, वफाक में आई थी, सूबे में सिंध गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी के पास थी। उसके बाद 2014 से जब कॉमिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ कराची के अंदर, आपके सामने थी सिचुएशन। जब हम सुनते थे, शायद आप मतलब आपको याद होगा कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब 5-6 टारगेट किल ना हो। हड़तालें डेली बेसिस पे होती थी। उस वक्त भी 18वीं तरमीम मौजूद थी, ऐसा ही था ना। लेकिन वफाक ने सूबे में आके थ्रू रेंजर्स ऑपरेशन करवाया। कोई ना कोई आइन की शिक थी ना, जिसमें 90 डेज की एक्सटेंशन दी रेंजर्स को, इख्तियारात दिए खुसूसी, और ऑपरेशन कराया। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। अब दूसरी चीज देखें कि 2014 के बाद से थ्रू आउट 2018 आप उठा लें रिकॉर्ड, कितनी स्नैचिंग्स हुई हैं, कितनी टारगेट किलिंग्स हुई हैं, कितनी हड़तालें हुई हैं। 2018 के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इनसे तो कुछ संभला ही नहीं, चीजें चलती रही। आज हम 2022 में बैठे हुए हैं। हर साल स्नैचिंग में, टारगेट किलिंग में इजाफा होता रहा है 2018 के बाद। क्यों होता रहा है? क्योंकि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब वो बेरोजगार होंगे तो वो चोरी डकैतियां करेंगे। इजी मनी है ना, आप पिस्टल दिखा के किसी से मोबाइल छीन लें, पिस्टल दिखा के किसी से पैसे छीन लें, आपके पास लाखों रुपए आ गए, आप उससे गुजारा करेंगे, फिर आप दोबारा इसी पे आ जाएंगे। अच्छा, जहां तक रही बात पुलिस की, देखिए मैं, क्योंकि जहां तक पुलिस की बात है ना, तो पुलिस भी क्या करेगी। इस शहर की कैपेसिटी है 1.5 करोड़ की। मैं इस शहर में पैदा हुआ हूं, बचपन से रहता हूं, मेरे आबा और अजदाद इधर रहते हैं। 1.5 करोड़ की कैपेसिटी है। पूरे पाकिस्तान से माजरत के साथ इधर लोग आते हैं, यहां से कोई नहीं जाता। आप पंजाब ले लें, आप केपी के ले लें, आप बलोचिस्तान ले लें, गिलगित बल्तिस्तान ले लें, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं। बिल्कुल सही है। इस वक्त शहर की ऑन रिकॉर्ड पॉपुलेशन है 4.5 करोड़। ठीक। जब वो यहाँ पे आएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, एक एक कमरे में 12-12 लोग रहेंगे, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गया, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया। आप उठा लें, आप पुलिस से रिपोर्ट लें और देखें स्नैचिंग में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। 99% बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं। ये एक हकीकत बात है। हम क्या इसीलिए रह गए? ये शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है वफाक को, सूबे को। क्या हम इसीलिए रह गए कि हमारे भाई, माँ बाप लोग बाहर जाएं और वो गोली का निशाना बन जाए? यही मेरा सवाल था। अभी मैं जो हमारे साथ एमपी साहिबा मौजूद थे, उनसे मैं भी यही सवाल कर रही थी। मैंने कहा कि जो हमारे एमएलएज एमपीएज हैं, उनको जो हमारी पुलिस है, वो अभी जो आपने देखा होगा मतीन साहब जो है, तकरीबन 20-25 मिनट जो है वो मेन रोड पे वो वारदात चल रही हो, असला हाथ में लिए घूम रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, लेकिन कोई पेट्रोलिंग नहीं थी, कोई वहाँ पे पुलिस की मोबाइल नहीं थी। जो हमारी पुलिस की मोबाइल है वो एमएलए एमपीएस की प्रोटोकॉल के लिए उन्होंने तैनात कर दिए, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बताऊं कि इसमें अगर सूबाई गवर्नमेंट को हम क्लेम ना करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट 100% जिम्मेदार है, सही है। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, बिल्कुल है, पूरे की जिम्मेदार है। वफाकी गवर्नमेंट, वजीर दाखिला बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं। ओ भाई, जैसे नवाज शरीफ ने 90 डेज के इख्तियारात दिए थे रेंजर्स को, आ जाओ, आपके सामने था ना। वजीर आला साइन नहीं करता था समरी पे 3-3, 4-4 दिन, अगर आपको याद हो तो। लेकिन फिर भी
हमारी गवर्नमेंट ने कराची को अमन दिया, हड़तालें नहीं होती, टारगेट किलिंग नहीं होती, लोग सुकून में आ गए थे। आज आप जिसके मुंह से सुनेंगी वो ये बोलेगा कि यार स्नैचिंग में इजाफा हो। आप यकीन करें, हम अपने घरों के बाहर नहीं बैठ सकते। हकीकत बात है, जिस तरह से लोग बेरोजगारी की वजह से, परेशानी से, जो ये स्ट्रीट क्राइम की वजह से इतना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। नौकरी पे जाएं, मोबाइल दे दें, लोगों को छिनवा दें, ले क्या जाते करें? हैं, मतलब दिन दहाड़े और सब चीजें हो रही मेरे होती भाई हैं। बैठे पीटीआई से, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है इशू कि मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपने लोगों से बोले, वजीर आजम इनका है, लोग इनके हैं, वफाकी वजीर यहाँ पे रहते हैं, इनको चाहिए रेंजर्स को, देखिए पुलिस के पास इख्तियारात है ना एफआईआर के, जैसे हमने किया था वैसे करे ना यार, जी सुभान क्यों साहब। नहीं करते? अच्छा, मैं एक बात कहूँगा कि जैसे 90 डेज की इन्होंने बात की है, ये बाकायदा तमाम सियासी पार्टियों ने कौमी असम्बली के अंदर बिल पास कराया था, कानून पास कराई थी। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब का जो है ना इसमें कोई ख़ास कमाल नहीं था, वज़ीर आज़म ज़रूर थे, लेकिन ये सारी पार्टियाँ इस कराची शहर की अमन सर मशवरा तो उन्होंने आपस में बैठ नहीं अगर मैं अपने प्रोग्राम के लिए कोई मशवरा देती तो अपनी टीम को साथ मिला के करूंगी ना। आपके सवाल का जवाब तो जरूर दूंगा। जिस तरह मैंने बड़े इत्मीनान से बात सुनी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई से कि मेरी भी बात सुन ले। बीच में आप बोल सकती है, आप एंकर है तो आप बोल सकती है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी रेंजर्स से वफाकी हुकूमत ने कोई इख्तियार वापस नहीं लिए। ठीक है, आज भी रेंजर्स के पास वही इख्तियारात है जो इनकी हुकूमत में थी। ऐसा नहीं है कि रेंजर्स से इख्तियारात वापस लिए गए हैं। मैंने जो चीज़ आपके सामने रखी है ना, जिस तरह इन्होंने 2013 का हवाला दिया, तो उसमें तमाम सियासी पार्टियां मौजूद थी। आज तो कानून साजी के लिए असम्बली के अंदर बैठने को तैयार ही नहीं है। ना अपोजिशन तैयार है, ना पीपल पार्टी तैयार है, ना मुस्लिम लीग नून तैयार है। अगर तैयार है तो सिर्फ इस बात पर तैयार है कि पहले हमारे मामलात में हमारे साथ बैठ जाए, फिर उसके बाद पाकिस्तान का सोचेंगे, कानून साजी का सोचेंगे, मुल्क की सूरत हाल का सोचेंगे, इक्तिसादियात का सोचेंगे। पहले हमारे साथ बैठ के जो है हमारे जो मामलात है, जो हमारे ऊपर केसेस है, उसके बारे में हमसे बात की जाए। जबकि वो केसेस हमारी हुकूमत में नहीं बने, वो बहुत पहले से इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर बनाए। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कराची की, ठीक, कराची की बात कर रहा हूँ। मैं आज भी इस हक में हूँ कि कराची को पूरा इख्तियार दिया जाए। यानी बेहसियत एक सियासी वर्कर मैं खुल के कह रहा हूँ कि कराची को इख्तियार मिलना चाहिए, कराची के मुकामी लोगों को इख्तियार मिलना चाहिए। यहाँ की जो बाहर से आई हुई पुलिस है उसको भी वापस जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ के लोगों को जो है नौकरियाँ दी जाए, यहाँ के लोगों को पुलिस में रखा जाए, यहाँ के लोगों को रेंजर्स में रखा जाए, यहाँ के लोगों को जो है ना मेरिट की बुनियाद पे आगे बढ़ने दिया जाए, और यहाँ के लोगों को एक आज़ादाना खुद मुख्तियार बल्दियाती निज़ाम दिया जाए। आज भी हमारी ये डिमांड है, सन गवर्नमेंट से ये डिमांड है। ये वफाक नहीं कर सकती है। 18वीं तरमीम के बाद आपके तो पार्टनर थे उस वक्त, वो इत्तेहादी थे आपके, आज भी आपके इत्तेहादी थे। एक दूसरे के साथ हर चीज़ में जो है ना आप लोगों की जो है ना बाकायदा इत्तेहाद था और मिले हुए थे आप लोग, तो एक दूसरे की बात को भी समझ लेते, क्योंकि उस सिस्टम में आप ही इनको समझ सकते थे, क्योंकि आप खुद उस सिस्टम का हिस्सा थे। हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर बेरोजगारी है उसको हम तस्लीम करते हैं। अगर आप आज कहते हैं कि कराची के अंदर बाहर से लोग आ रहे, क्यों आ रहे बाहर से लोग? क्यों आपने पंजाब में सनतें नहीं बनाई कि लोग वहां पर रोजगार करते? क्यों आपने सराय की बेल्ट के अंदर जो है रोजगार नहीं दिया लोगों को? मैं आपसे कहता हूं कि 3 मरतबा आपकी हुकूमत रह चुकी है, तो आपने खैबर पुख्तनख्वा में क्यों सनतें नहीं दी? जब वहां पर गदू नमाजी का जोन बना, यानी सनत जोन बना, तो क्यों नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर जो है उसको काला नाग पंजाब के लिए जो है ना बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जी ये गदू नमाजी का जोन जो है ये पंजाब के लिए नुकसानदेह? क्यों उस वक्त आप लोगों ने ये आवाज़ें उठाई? क्यों नहीं दे सके आप इस शहर के, इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों को सनतें क्यों बना के नहीं दे सके? लोगों को वहाँ रोजगार क्यों नहीं दे सके कि लोग कराची शहर की तरफ जो है रोजगार के लिए आने लगे, और आज कराची शहर के ऊपर बोझ है। ये 3.5 साल में तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है बेहसियत पीटीआई, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि शायद से जो है आप उस सूबों के अंदर जिसके अंदर आप हुकूमतें करते रहे,
तो वहां पर सनतें बनाते, रोजगार देते, एक सनती जोन बनाते। आपको एक जोन वहां बना, खैबर पुख्तनख्वा में पीपल पार्टी ने बनाई थी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। और जब पंजाब के सनतकार जो है वो खैबर पुख्तनख्वा की तरफ जाने लगे, क्योंकि विदाउट टैक्स था, कोई टैक्स फ्री टैक्स जोन बनाया गया था। जब पंजाब के जो है ना सरमायाकार और सरमाएदार और सनतकार उस तरफ जाने लगे तो आपने शोर मचाना शुरू किया। तो आपको तो किसी भी सूबे का जो है ना सनत जो है ना नजर नहीं आते, आपको तो किसी सूबे के अंदर रोजगार देना नहीं है। आज आप ये गिला करते कि जी लोग दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची जो है रोजगार करने आते। क्यों आते? इसीलिए आते कि उनको अपने सूबों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, उनको वो रोजगार का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए वो इस कराची शहर के अंदर आते, क्योंकि कराची शहर का दिल बड़ा है, ये अपने सारे पाकिस्तान के लोगों को अपने सीने लगा लेते, तो इसीलिए लोग यहाँ पर आते। अगर आप रोजगार देते तो यकीनन लोग कराची की तरफ। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आज नहीं है। 3.5 साल में लोग भर भर के इधर ट्रकें नहीं लेके आए, 3.5 साल के अंदर ट्रक भर के नहीं लाए, ये मुसलसल काफी अरसे से पाकिस्तान बनने के बाद आते हैं। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि अब ये अगर पीटीआई वाले से आप किसी से भी बात करें ना, अभी कुछ दिनों पहले भी मैं इनके एक एमएनए के साथ बैठा हुआ था किसी चैनल पे, हम बात कर रहे हैं कि चीजों को सही कैसे करना है, चीजों को बेहतर कैसे करना है। सही है, आपका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। हम करप्ट थे, हम चोर थे, हम डाकू थे, तुम तो हाजी थे। 3.5 साल में क्या किया? जो भाई सनतों की बात कर रहे हैं, सनतें पंजाब के अंदर सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं पाकिस्तान की। सनतों की तो बात ही ना करें ना, आप नीचे लेवल की बात करें, नीचे लोगों की बात करें। सनतें सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर हैं। शायद ये यहाँ पे आपके स्टूडियो में सबको ये बात पता होगी, चाहे कपड़ा बनाने की हो, चाहे साबुन बनाने की हो, चाहे किसी चीज की भी, ऑयल एंड घी की हो, किसी भी चीज की हो, रिफाइनरीज हो, हर चीज, हर फैक्ट्री पंजाब के अंदर है। क्यों है? क्योंकि पंजाब सबसे पुरअमन सूबा था। इसलिए था कि 10 साल वहां पे शहबाज शरीफ वजीर आला था। आज जाएं आप जरा पंजाब, आपको पता लगेगा। जो लोग निकल के एहतजाज करने नहीं आ जाते, जो गैस की बंदिश पे फैक्ट्री मालकान एहतजाज करने नहीं आ जाते, वो किसकी वजह से आ जाते हैं? वो जो नाअहल उस्मान बुजदार बैठा है उसकी वजह से आ जाते हैं। शहबाज शरीफ ने काम किया है पंजाब के अंदर। मैं कहता हूं अगर जाती दुश्मन भी हो ना मियां साहब का, जो सक्कर से अगर मोटरवे चढ़ जाए तो वो दुआ देगा उनको। जिस बात पे तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के भी लोग जो है एग्री करेंगे कि किस तरह से मोटरवे को बनाया गया। नहीं, वो हमने नहीं बनाया, वो भी ये कुछ और बोलेंगे। हमने तो कोई काम ही नहीं किया ना, हमने तो काम ही नहीं किया ना। देखिए मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट करें। सही है। अब दूसरी बात कि मुझे ये बताएं, इस शहर ने आपको कितने एमएनए एमपीएस दिए पीटीआई को? आपने इस शहर के लिए क्या किया? आपका वजीर आजम, वो वजीर आजम कहता था झूठ कि साइकिलों पे वजीर आजम जाएगा, वजीर आजम को यूनिवर्सिटी बनाएगा। वो बनी गाला से वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर पे आता है, ये वो वजीर आजम है। जब वो कराची आता है तो वो कराची गवर्नर हाउस हेलीकॉप्टर पे आता है, ये वो वजीर आजम है। झूठ के तो इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए ना। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये आप निकले इस रोड पे निकले अपने बाहर, ये अवाम आपको बताएगी। आज गैलप का सर्वे अगर आपने कल देखा हो तो गैलप का सर्वे नवाज शरीफ के कामों से पूरे सिंध की, पंजाब की, केपीके की आवाम मुतमईन है। सबसे ज्यादा रेटिंग आई है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। हम तो नहीं कर रहे सर्वे, गैलप कर रहे, जाके उनको क्लेम कर दें। ठीक है जी। फाज साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, मैं चाहूंगी अदम एतमाद की जो तहरीक लेकर आ रही है उसमें नून लीग जो है काफी मुतमईन नजर आ रही है। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कोई खतरे की घंटी बजने वाली है? देखिए ये अब आपके सामने है सिचुएशन निदा। मैं आपको क्या बताऊं कि आप देखें ना कि एक गवर्नमेंट है जिसकी वफाक में भी गवर्नमेंट है, एक पार्टी की, सूबे में भी गवर्नमेंट है, 2 सूबों में गवर्नमेंट है, पंजाब बलूचिस्तान को भी ले लें, 3 में गवर्नमेंट है। उसके बावजूद कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि बाय इलेक्शन वो हार रहे हो और बुरी तरीके से हार रहे हो। ये अवाम का रद्द अमल आता है ना, क्योंकि बाय इलेक्शन में चोरी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबका रुझान वहां पे होता है। जनरल इलेक्शन में बहुत इजी हो जाती है। बाय इलेक्शन वफाकी गवर्नमेंट और जिसकी 3 सूबों में गवर्नमेंट हो, बुरी तरीके से हारते हैं।
तो इसका रद्द-ए-अमल आ रहा है आपके सामने। अब अदम एतमाद की जहां तक बात करते हैं तो देखिए इनके अपने अंदर के लोग, ये वही एमक्यूएम है जिसको इमरान खान पूरी जिंदगी दहशतगर्द कहता रहा है, टारगेट किलर कहता रहा है। सही। आज अल्लाह ताला का निजाम देखे कि उनकी 7 सीटों पे वजीर आजम बना हुआ है। मजे की बात आपने देखी, अब अदम एतमाद आ रही है, इमरान खान घबरा चुका बिल्कुल। वजीर अभी 3 मिनिस्टर वफाकी वजीर एक्स्ट्रा एक्सेस इत्तेहादियों को देने का, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी कैबिनेट बनेगी पीटीआई की इस वक्त, चाहे मुशीर ले लें चाहे वजीर ले लें। ये भी इमरान खान साहब कहते थे ना कि मैं सिलेक्टेड लोगों को रखूंगा, सिलेक्टेड लोगों को रखूंगा। सबसे बड़ी कैबिनेट बनेगी उसमें वजीरों की और मुशीरों की। अच्छा, हिस्ट्री में, ये मैं नहीं कह रहा, ये चैनल्स कह रहे हैं। अब इत्तेहादियों की जहां तक बात है तो कल इन्होंने फैसला किया है कि 3 इत्तेहादियों को मिनिस्ट्रियां और दी जाए। उसमें लाजमी एमक्यूएम होगी, उसमें लाजमी काफ लीग होगी। चौधरी बिरादरान को सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे इमरान खान साहब, वो आज इनके इत्तेहादी हैं और वो स्पीकर है पंजाब असेंबली के। अब आप दूसरी तरफ आ जाए तो देखिए बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, अमली काम करने से होता है। हमारी कौम इस चीज की आदी हो चुकी है कि आप उसको बोले ना, मिस कमिटमेंट का शौक नहीं है। आप मिस कमिटमेंट करेंगे जिंदगी भर आप बुरे बन जाएंगे उसकी नजर में। अब चीजें जो अदम एतमाद की आ रही हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप आपके सामने है। जहांगीर तरीन तो लोग, मैं नहीं कहता, पीटीआई वाले कहते हैं कि इमरान खान का एटीएम था। आज वो अलग इनके साथ खड़े हुए, वजीर आजम पाकिस्तान और बाहैसियत सदर पीटीआई, वजीर आजम को जलसा करने की क्या जरूरत थी? परेशानी है ना, इसी वजह से तो जलसे कर रहे हैं, लोगों में निकल आए हैं, इत्तेहादियों के पास चले गए हैं, 3 मिनिस्ट्रियां और दे रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं ना। तो ये तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, आपको नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी हम सुभान साहब से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है सुभान साहब, क्या कहेंगे अदम एतमाद की जो तहरीक जो लाई जा रही है उस पर क्या हुकूमत, क्योंकि जो हमें नजर आ रही है सारी सिचुएशन, तो अभी मैं फाज साहब से मैंने भी बात की तो वो कहने कि हाँ इसके लिए थोड़ी सी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी तो बजने वाली है। आप क्या समझते हैं? ये इमरान खान साहब का ही कमाल है। अच्छा, अभी भी उनका कमाल है। सुन ले कि आज वो लोग जो एक दूसरों को जेलों में डालते थे और पेट फाड़ के पैसे निकालते थे और एक दूसरों के खिलाफ जलसे करते थे, रैलियां करते थे, आज वो एक पेश पर मौजूद है। ये इमरान खान का कमाल है। और जिनको ये मानने को तैयार नहीं थे, जिनका फातिहा लेने को तैयार नहीं थे, चौधरी बरादरान साहिबान के उनके घर में झुक के जाने का जो है जो परेशानी थी शहबाज शरीफ साहब को, ये भी इमरान खान साहब का ही कमाल है। अच्छा। और इन सबको एक पेज पे लाने के लिए जो है ना, ये इमरान खान साहब का कमाल है कि आज ये एक पेज पे बैठे हुए हैं। और जहाँ तक अदम एतमाद की बात है तो ये तो 3.5 साल से इनकी कोशिश है। और उसकी वजह क्या है? अदम एतमाद आने के बाद और इनका वजीर आजम आने के बाद क्या ये पेट्रोल की कीमत कम कर सकेंगे? क्या ये इस महंगाई को ख़त्म कर सकेंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो बैनुल अक़वामी क़ुव्वत है जिनके ये पार्टनर रह चुके, जो एमल कांसी को अमेरिका के हवाले कर चुके थे उस जमाने में, जो रेमंड डेविस को, जो बेगुनाह शहरियों को मारकर और लाहौर के शहर में और रातों रात ये दोनों पार्टियां जो है ना अमेरिका के हवाले कर चुके हैं, और जो ड्रोन हमले इनकी दोहरी हुकूमतों में होती रही, और जो ऐवान सदर में जरदारी साहब की मौजूदगी में अमेरिका से जो है अफगानिस्तान से अमेरिकी जहाज तैयार आके और ऑपरेशन करके वापस चले जाते थे और ये खामोश रहते थे। ये उन कुव्वतों की तकलीफ है जो इनको जो है यहाँ खड़ा करके और इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि आज इमरान खान बैनुल अक़वामी सतह पर आज इमरान खान पाकिस्तान की वकार बन चुका है। आज पाकिस्तान की वकार और इज्जत दुनिया के अंदर इमरान खान की वजह से और इमरान खान की खारिजा पॉलिसियों की वजह से, ये जो है इमरान खान की वजह से आज पाकिस्तान का वकार बुलंद हो चुका है। तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये है उन कुव्वतों को है जिनके ये पार्टनर माजी में रह चुके, जिनके सामने पर्ची निकाल के जो है ये अपनी बातें रखते थे, ये उन कुव्वतों को तकलीफ है। तो अदम इत्तेमाद तो इनका नाकाम हो चुका है। अभी से मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है जी, इनके साथ अपने लोग भी नहीं है। जी जी, इनके साथ अपने लोग भी नहीं है। हमारे तो छोड़ दे, इत्तेहादी तो छोड़ दे,
इनके साथ अपने लोग भी नहीं। ठीक है जी फहद साहब, तहरीक अदम एतमाद की तहरीक क्या सिंध से भी चलेगी? देखिए चलनी चाहिए, फिलहाल तो अभी जो भी मतलब उसमें मशावरत जारी है और इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, तो ये आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि पीडीएम जो भी है वो मीटिंग्स अभी फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, तो चीज़ों को अभी कमेटी बनाई है आज ही, एक हमारी पार्टी की तरफ से भी कमेटी बनी है, सही। एक पीडीएम की तरफ से भी कमेटी बनी है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जब सामने आएंगी तो इंशाल्लाह ताला सभी सारी कौम के सामने आएगी जब पीडीएम की फाइनलाइज मीटिंग होगी कि कौन सी डेट्स होती हैं, कब लाना है, कैसे लाना है और किन किन से राब्ते हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। जाहिर सी बात है अदम एतमाद अगर होगी तो पंजाब में भी होगी, फिर उधर भी होगी। अब सिंध में हम तो नहीं लाएंगे, सिंध में तो पीटीआई लाएगी और पीटीआई कभी भी नहीं ला सकती, जिंदगी भर भी लगे रहे नहीं ला सकती, क्योंकि इनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है इधर। नहीं, आप खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं ला सकते। खैबर पख्तूनख्वा में भी आएगी। देखिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट सूबे हैं, आप नहीं ला सकते, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे हम संध में वो एक्सेप्ट लोगों को नहीं करते, वहाँ पे लोग बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम संध में नहीं ला सकते तो वैसे ही आप खैबर पख्तूनख्वा में हमें अदम एतमाद लाने की जरूरत ही नहीं है, अवाम नहीं देती अदम एतमाद, मौलाना के मेयर सेलेक्ट हो गए सारे। कहाँ से? वो तो अपने इलाके से आ गए। नहीं इलाके को छोड़ दे, केपीके में क्या हाल हुआ है, बल्दियात में पीटीआई का क्या हाल हुआ है केपीके फेज में देखेंगे, अभी तो वो सेकंड, अच्छा फर्स्ट फेज दिखा दे अपना मुकामी सीट। अब आप अगर ये बात बोलेंगे आप 5 साल बाद देखिएगा तो मैं तो इसमें जिम्मेदार नहीं हूं। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाना है, मैं चाहूंगी कि मैं सुभान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूं कि आपने अपने कीमती दिया, फहद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, इसी के साथ अपने मेजबान अदा को दे इजाजत, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।